हेलो दोस्तों, 10th क्लास धातु और अधातु NCERT का क्वेश्चन एंड आंसर ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है कि धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि धातुएं धातुहीनता वाले गुण नहीं दर्शाती है। अगला क्वेश्चन है कि धातुओं के पतले तार के रूप में खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पतले तार के रूप में खींचे जाने को तन्यता बोलते हैं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि खाना पकाने के समय बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। तो एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसके लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर होगा 3 का आंसर हो जाएगा आपका डी, मतलब कि 1 और 4, यानी उच्च ऊष्मीय चालकता तथा उच्च गलनांक। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। तो ऑप्शन के हिसाब से यहाँ हो जाएगा लोहा, क्योंकि सोडियम बहुत तेज़ी से विक्रिया करती है, मैग्नीशियम भी बहुत तेज़ी से विक्रिया करती है, ठीक है, कैल्शियम भी बहुत तेज़ी से विक्रिया करती है। तो ये ऑप्शन नहीं होना है, ये आंसर हो जाएगा लोहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो 5 के आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी Fe3O4 विक्रिया करके। छठा क्वेश्चन है कि क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिक्रित किया जाता है। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, मतलब कि 3 और 4 दोनों। 3 में यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है, और चौथा है कि बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 7वां कि धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। तो निम्नलिखित में कौन सा अम्ल धातुओं से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो 7 का आंसर होगा सी, यानी HNO3 आंसर हो जाएगा। 8 क्या है कि एक्वेरिजिया संतुलन है। तो एक्वेरिजिया जो है सांद्र HCl प्लस सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है, मतलब 8 का आंसर हो जाएगा सी, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण होता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 9, निम्नलिखित में कौन सी आयनिक यौगिक नहीं है। तो देखिए, आयनिक यौगिक की पहचान के लिए नियम यह है कि जिसमें एक धातु और एक अधातु लगा हुआ आयनिक यौगिक होता है प्रायः। इस ऑप्शन के हिसाब से KCl हो जाएगा, उसके अलावा हो जाएगा ये NaCl। तो ऑप्शन 1 और 4, तो 1 और 4 किस लिए है, तो 1 और 4 है, 1 तथा 4 आंसर होनी चाहिए। तो 9 के इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका बी में। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है वाला में ये हो जाएगा। 2 और 3 है KCl और NaCl, नहीं है HCl और CCl4। तो हमसे पूछा गया कि कौन नहीं है, तो नहीं है 2 और 3 नहीं है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिक को प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का चालकता, यानी धातुएं ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती हैं। ये आयनिक यौगिक जो है ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करती है, यह द्रव अवस्था में विद्युत का चालन करती है। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी धातुएं प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन के हिसाब से सोना होता है इसका आंसर। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा आंसर सी, मतलब कि ये 2 और 4, 2 में AU मतलब हो जाएगा आपका सोना, और AG मतलब क्या हो जाएगा आपका चांदी। तो सोना और चांदी प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 2, 1 में चांदी और 2 में कॉपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है, यह निम्नलिखित में किसके बनने के कारण होती है। तो 13 का आंसर होगा सी, Ag2S। अगला देखते हैं 14, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग लगने से बचाने के लिए गर्मीकरण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जिंक धातु होगा। जिंक धातु का उपयोग गर्मीकरण में होता है, ये लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। तो स्टेनलेस स्टील में आयरन
को किन इसके साथ मिश्रण किया जाता है? तो 15 का आंसर होगा ए, यानी निकेल और क्रोमियम। यानी जो स्टेनलेस स्टील होता है वह लोहा, क्रोमियम और प्लस निकेल का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन में लोहा दिया हुआ, क्वेश्चन में लोहा दिया हुआ था, ऑप्शन में हमारे पास निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16। यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है। यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि CuCO3। उसके बाद 17 नंबर, धातुएं सामान्यतः ठोस होती है तो निम्नलिखित में कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा धातु में बोले तो Hg मतलब कि पारा एक द्रव धातु है, जबकि ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। तो यहाँ आंसर होगा पारा, ठीक है। अगर अधातु बोले तो ब्रोमीन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी धातु एक गलित अवस्था में उसके क्लोराइड को विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 1 में सोडियम और 2 में हो जाएगा आपका कैल्शियम। 19 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः अधातु चमकीली नहीं होती है तो निम्नलिखित में कौन सी अधातु है जो चमकीली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन, क्योंकि आयोडीन एकमात्र अधातु है जो चमकीली होती है, ठीक है। ये अपवाद में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20। निम्नलिखित 4 धातुओं में कौन सी उसके लवण के विलयन से अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एजी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 चिन्हित प्रणाली ABC में क्रमशः HCl, HNO3 तथा HCl एवं HNO3 का 3:1 के मिश्रण में लिए गए प्रत्येक प्रणाली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। तो ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु प्रणाली सी में धातु घुल गई तो वह धातु हो सकती है। तो वह धातु घुलने वाली हो सकती है आपकी सोना हो सकती है। सोना के मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिश्र धातु है तो मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए 23, एक विद्युत अपघटनी सेल बना होता है। तो 23 के आंसर हो जाएगा आपका बी, माने 3 और 4। तो 3 में धनावेशित एनोड से तथा ऋणावेशित कैथोड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह होता है तो यह 24 के आंसर आपका हो जाएगा, यह कैथोड पर निक्षेपित होता है, ये आंसर होगा 25 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, एक तत्व ए मुलायम है तथा उसे चाकू से काटा जा सकता है। यह वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में खुला नहीं रखा जा सकता। यह जल के साथ प्रचंड अभिक्रिया करता है। तो निम्नलिखित में इस धातु को पहचानिए। तो यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, यह धातु का नाम होगा सोडियम, यानी 25 के आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। तो निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु उसके अणुओं का एक अधातु रखती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर होगा 26 के आंसर डी, स्टील, क्योंकि इसमें लोहा, क्रोमियम तथा निकेल होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो 27 के आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, यानी यह ठंडे जल से अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकालती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन गलत होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28, निम्नलिखित में कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो मरकरी यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, 28 के आंसर होगा आपका डी के मतलब कि जिंक अमलगम, ठीक है। 29 क्वेश्चन है कि एक्स तथा वाई के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है, एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? तो इसका आंसर 29 को हो जाए आपका बी, मतलब निम्न गलनांक आंसर होगा। 30 है कि 3 तत्व एक्स वाई जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर दिया हुआ है 2 8 2 8 7 2 8 2। तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो लिख रहे हैं एक्स धातु है तो यह एक गलत कथन है, वाई धातु है तो ये भी गलत कथन है, जेड धातु है ये सही है। तो यानी 30 के आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 30 के सी, जेड अधातु है भी गलत है 30 का, यानी 30 का आंसर डी होगा कि वाई अधातु है तथा जेड एक धातु है। तो यहाँ पर 30 का आंसर होना है डी, आंसर होगा 30 का डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। 31 क्वेश्चन है कि धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती है। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ होगा
सी। 31 का आंसर हो जाएगा आपका सी, एल्युमिनियम धातु। एल्युमिनियम के अलावा जिंक भी है जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम है, ठीक है, जिंक है, उसके बाद सीसा भी है, पीबी। तो ये 3 धातुएं होती हैं जो कि उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32। सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते, तो निम्नलिखित में कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? तो यहाँ 32 के आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी ग्रेफाइट एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होती, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, अपवाद में होता है। 33 देखते हैं क्वेश्चन। विद्युत तारों में विद्युतरोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ है। तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, यानी पीवीसी। इसका आंसर हो जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। निम्नलिखित में कौन सी अधातु एक द्रव है? कौन सी अधातु एक द्रव है? तो 34 का आंसर आपका हो जाएगा बी। बी मतलब कि ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। तो ये पीछे ही बता दिया कि ब्रोमीन एक जो है अधातु, एकमात्र द्रव अधातु ब्रोमीन, और एकमात्र द्रव धातु बोले तो पारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? तो 35 के यहाँ पर आंसर होना है डी, क्योंकि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा को डालेंगे तो कॉपर को विस्थापित करके बना लेगा FeSO4 बना लेगा। ठीक है, और इन सब में विक्रिया नहीं होना है, क्योंकि इसमें अधिक ई वाला जो है ये लोग कम क्रियाशील धातु है सब। तो कम क्रियाशील धातु अधिक क्रियाशील वाले विलयन में डालने पर कोई विक्रिया नहीं होगा। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आंसर डी होगा। यानी CuSO4 को जब Fe में डालेंगे तो यहाँ पर FeSO4 बनेगा, प्लस कॉपर विस्थापित हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉपर विस्थापित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। ठीक है, 36 में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी विद्युत अपघटनी परिष्करण का सही व्याख्या करता है? तो इस ऑप्शन के हिसाब से 36 का आंसर हो जाना है सी, मतलब कि ये वाला आपका ऑप्शन करेगा, ये आंसर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।